हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सीता सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, जीएचएस पीजी कॉलेज, सुजानगढ़, चूरू से। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का जो टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसको डिफाइन करेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, सबसे पहले कहते किसे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो ये मैं आपको बता दूं कि नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना एक्सक्रीशन कहलाता है। तो विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ जो हमारे शरीर में बनते हैं, उन नाइट्रोजनी पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासित करना उत्सर्जन कहलाता है। या इसकी दूसरी परिभाषा हम ये लिख सकते हैं कि प्राणी शरीर में होने वाली उपापचय क्रियाओं द्वारा उत्सर्जित पदार्थों का निर्माण होता है। इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने हेतु उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं एवं यह क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, कि मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार की हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं, उनसे उत्सर्जित पदार्थों का निर्माण होता है। इन उत्सर्जित पदार्थों को हम अपने शरीर में संग्रहित करके नहीं रख सकते, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए विषैले होते हैं। तो इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया है वो उत्सर्जन कहलाती है। उत्सर्जित पदार्थ नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। प्रोटीन उपापचय के फलस्वरूप, यहाँ देखिए हमारे भोजन में 3 मुख्य अवयव सम्मिलित है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा है। उनमें से प्रोटीन उपापचय के फलस्वरूप अमोनिया का निर्माण होता है, जिसे यकृत निर्वाहिका शिरा द्वारा यकृत में ले जाया जाता है। हमारे शरीर में जो यकृत निर्वाहिका तंत्र पाया जाता है, उसमें से यकृत निर्वाहिका शिरा द्वारा ये जो अमोनिया है ये यकृत में ले जाई जाती है। यकृत या लीवर में कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया व एटीपी मिलकर कार्बेमाइल फास्फेट का निर्माण करते हैं। यह कार्बेमाइल फास्फेट पूर्व में उपस्थित आर्निथीन के साथ में क्रिया करके सिट्रुलिन का निर्माण करती है। सिट्रुलिन के साथ एस्पार्टिक एसिड क्रिया करता है, जिसके फलस्वरूप आर्जिनिनोसक्सिनिक अम्ल का निर्माण होता है, जिससे फ्यूमेरिक एसिड के निष्कासन के फलस्वरूप आर्जिनिन का निर्माण होता है। आर्जिनिन आर्जिनेज एंजाइम की उपस्थिति में आर्निथीन एवं यूरिया में बदल जाता है। इस प्रकार से अमोनिया से यूरिया का यह परिवर्तन आर्निथीन चक्र कहलाता है। इस आर्निथीन चक्र को क्रेब्स हैंसलेट साइकिल भी कहते हैं। एक बार और रिपीट कर दूं मैं कि लीवर में कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, एटीपी, ये तीनों मिलकर कार्बेमाइल फास्फेट का निर्माण करते हैं। ये कार्बेमाइल फास्फेट पूर्व में उपस्थित जो आर्निथीन है उसके साथ क्रिया करके सिट्रुलिन का निर्माण करती है। सिट्रुलिन के साथ एस्पार्टिक एसिड क्रिया करता है, जिसके फलस्वरूप आर्जिनिनोसक्सिनिक अम्ल बनता है। आर्जिनिनोसक्सिनिक अम्ल जो है वो फ्यूमेरिक अम्ल और आर्जिनिन में टूट जाता है। आर्जिनिन आर्जिनेज एंजाइम की उपस्थिति में आर्निथीन और यूरिया में बदल जाता है। इस प्रकार से यह संपूर्ण चक्र जो है, अर्थात अमोनिया से यूरिया का निर्माण आर्निथीन चक्र कहलाता है। विभिन्न प्राणियों में निष्कासित होने वाले उत्सर्जित पदार्थों के आधार पर विभिन्न प्रकार के प्राणियों को 3 श्रेणियों में हम विभाजित करते हैं। किसके आधार पर? कि जो नाइट्रोजनी पदार्थ निष्कासित हो रहा है उसके आधार पर। पहला है अमोनोटेलिक, तो ऐसे प्राणी जो उत्सर्जित पदार्थ के रूप में अमोनिया का निष्कासन करते हैं, ये सभी जलीय प्राणी होते हैं, जिनमें जल धारा लगातार शरीर में प्रवेश करती रहती है एवं बाहर निकलती रहती हैं। तो अमोनोटेलिक ऐसे प्राणी होते हैं जो उत्सर्जित पदार्थों के रूप में अमोनिया का निष्कासन करते हैं, और ये जलीय प्राणी होते हैं और इनको अमोनिया के निष्कासन के लिए बहुत अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। जल में घुलकर अमोनिया शरीर से बाहर निकाल दी जाती है, और इस प्रकार का जो उत्सर्जन है सभी प्रकार के जलीय प्राणियों के अंदर पाया जाता है। दूसरा जो है, ये ऐसे प्राणी हैं जो उत्सर्जित पदार्थ के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। इन प्राणियों को यूरियोटेलिक प्राणी कहते हैं।
तो वे प्राणी जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, इन प्राणियों को यूरियोटेलिक प्राणी कहते हैं। इन प्राणियों में जल की मध्यम मात्रा पाई जाती है, अर्थात यूरिया के उत्सर्जन के लिए जल की कम मात्रा आवश्यक होती है। अधिक विषैली जो अमोनिया है, इन प्राणियों के शरीर में कम विषैले यूरिया में बदलकर शरीर से निष्कासित कर दी जाती है। जैसे स्थलीय प्राणी जो हैं वो यूरियोटेलिक होते हैं, जैसे कि मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी इत्यादि। यूरिकोटेलिक प्राणी ऐसे प्राणी जो शरीर से बाहर यूरिक एसिड का निष्कासन करते हैं, इन प्राणियों को यूरिकोटेलिक कहते हैं। इन प्राणियों के शरीर में जल की बहुत कम मात्रा पाई जाती है और यूरिया को शरीर से अर्धठोस रूप में यूरिक एसिड को शरीर से अर्धठोस रूप में निष्कासित किया जाता है, क्योंकि इनके शरीर में जल की बहुत कमी होती है। जैसे कि एवीज, मरुस्थलीय प्राणी और रेप्टाइल्स। स्तनधारी प्राणी एवं मानव में उत्सर्जन हेतु उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है। इनका उत्सर्जन तंत्र लोअर एब्डोमेन में पृष्ठ सतह की ओर स्थित होता है। तो स्तनधारी प्राणियों के यदि हम उत्सर्जन की तंत्र की बात करें तो इसकी स्थिति ये क्या है, लोअर एब्डोमेन में पृष्ठ सतह पर उत्सर्जन तंत्र स्थित होता है। उत्सर्जित तंत्र में एक जोड़ी हमारे शरीर में वृक्क पाए जाते हैं जो सेव के बीज के आकार के होते हैं। 5 × 7 × 9 सेंटीमीटर माप के होते हैं, गहरे लाल रंग के होते हैं। इनका वजन 150 ग्राम के लगभग होता है। प्रत्येक वृक्क में बाहर की ओर संयोजी ऊतक का बना एक आवरण पाया जाता है जो कैप्सूल कहलाता है। तो वृक्क के चारों ओर पाया जाने वाला संयोजी ऊतक का आवरण कैप्सूल कहलाता है। इसमें आप इस डायग्राम को भी साथ साथ में देखते रहें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे ये वृक्क का डायग्राम है, उसमें कैप्सूल दिखाई दे रहा है आपको, सबसे बाहर का आवरण, और रेनल कॉलम ऑफ बर्टिनी, मेडुला, कॉर्टेक्स, पिरामिड, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, एफरेंट आर्टरी, इफरेंट आर्टरी। ओके, तो इस डायग्राम को आप अच्छे से अपने जो नोटबुक है उसमें उतारिए और इसको समझिए। आगे हम देखते हैं इसके अंदर कि कैप्सूल पाया जा रहा है इसके चारों ओर। प्रत्येक वृक्क में सबसे बाहर की ओर संयोजी ऊतकों का जो आवरण होता है यही कैप्सूल कहलाता है। कैप्सूल वृक्क की सुरक्षा करता है एवं कैप्सूल के अंदर वृक्क का परिधीय भाग कॉर्टेक्स कहलाता है। कॉर्टेक्स मेडुला में धंसकर स्तंभ के समान संरचनाओं का निर्माण करते हैं जिनकी संख्या 11 से 12 होती है और ये रेनल कॉलम ऑफ बर्टिनी कहलाते हैं। कॉर्टेक्स में पूर्ण रूप से कोर्टिकुलर नेफ्रॉन पाए जाते हैं जो केवल संरचनात्मक इकाई के रूप में पाए जाते हैं। कॉर्टेक्स में जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का मेलपीजियन बॉडी, पीसीटी एवं डीसीटी ये पाई जाती है। यहाँ देखिए कॉर्टेक्स में कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती है कि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है उसका कौन कौन सा भाग पाया जाता है यहाँ कॉर्टेक्स में, मेलपीजियन बॉडी। तो मेलपीजियन बॉडी आपको पता है यहाँ पर किस किस से मिलकर बना है, ग्लोमेरुलस प्लस बोमन कैप्सूल। इसके अतिरिक्त जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो है उसका कॉर्टेक्स भाग है, उसमें मेलपीजियन बॉडी प्लस प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल प्लस डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, ये 3 भाग कॉर्टेक्स भाग में पाए जाते हैं। वृक्क का जो केंद्रीय भाग है वो मेडुला कहलाता है जो कॉर्टेक्स में उभर कर पिरामिड का निर्माण करता है। मेडुला जो भाग है वो कॉर्टेक्स में उभर कर पिरामिड का निर्माण करता है। पिरामिड्स की जो संख्या है वो 12 से 13 होती है। खरगोश में केवल एक ही पिरामिड पाया जाता है। इसके अंदर रेनल कॉलम ऑफ बर्टिनी एब्सेंट होती है। मध्यांश भाग के अंदर बोमन कैप्सूल की गर्दन, हेनले लूप और संग्रह नलिकाएं पाई जाती है। तो मेडुला में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के, बोमन कैप्सूल की गर्दन, हेनले का लूप और संग्रह नलिकाएं कलेक्टिंग डक्ट।
संग्रह नलिकाएं मिलकर मेडुला में डक्ट ऑफ बेलिनाई का निर्माण करती है, जो फिर से माइनर कैलिसेज और मेजर कैलिसेज बनाती है। तो कलेक्टिंग डक्ट जो है वो मेडुला में डक्ट ऑफ बेलिनाई का निर्माण करेगी, जो कि मिलकर माइनर कैलिसेज और मेजर कैलिसेज का निर्माण करती है, या मेजर कैलिसेज और माइनर कैलिसेज बनाती है। मेजर कैलिसेज पेल्विस नामक संरचना में खुलता है और पेल्विस यूरेटर का अग्र चौड़ा कीपाकार भाग होता है, जो वृक्क के हाइलम भाग में खुलता है। पेल्विस यूरेटर का अग्र चौड़ा भाग, ये इसके अंदर डायग्राम में आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। इसमें देखिए कि पेल्विस यूरेटर का अग्र चौड़ा कीपाकार भाग है, जो वृक्क के हाइलम भाग से जुड़ा होता है। हाइलम वृक्क का अग्र भाग होता है, जो अंदर की ओर धंसा होता है। तो हाइलम वृक्क का अग्र भाग होता है, जो अंदर की ओर धंसा होता है। मानव का दायां वृक्क कुछ पीछे की ओर पाया जाता है, क्योंकि दाईं ओर यकृत उपस्थित होता है। खरगोश में बायां वृक्क हृदय के कारण कुछ पीछे की ओर स्थित होता है। पेल्विस आगे की ओर नलिकाकार संरचना के रूप में यूरेटर पाए जाते हैं। पेल्विस के आगे नलिकाकार संरचना के रूप में यूरेटर, दोनों यूरेटर आगे की ओर चलकर एक थैली समान संरचना के अंदर खुलते हैं, जो यूरिनरी ब्लैडर कहलाता है। यूरिनरी ब्लैडर जो है उसमें यूरिन एकत्रित किया जाता है, एवं जब इसका दाब 20 mm ऑफ Hg हो जाता है तो यहाँ से यूरिन का निष्कासन कर दिया जाता है। यूरिन निष्कासन की क्रिया मिक्चुरेशन कहलाती है। यूरिनरी ब्लैडर के आगे यूरेथ्रा नामक नलिकाकार संरचना पाई जाती है, जो शरीर से बाहर यूरिनोजेनाइटल एपर्चर की सहायता से खुलता है। तो यूरिनरी ब्लैडर के आगे यूरेथ्रा नामक संरचना, जो शरीर के बाहर यूरिनोजेनाइटल एपर्चर की सहायता से खुलता है। नर का यूरेथ्रा मादा की तुलना में अधिक लंबा होता है। इस प्रकार से ये जो है आपके उत्सर्जन तंत्र की बाहरी संरचना है, और ये इसका डायग्राम है। इसको नीट एंड क्लीन आप अपनी नोटबुक में इन सभी नोट्स को उतारिए। और नेक्स्ट हम करते हैं नेफ्रॉन। तो इसकी जो उत्सर्जन तंत्र जो है, इसका जो सेकंड पार्ट है वो है नेफ्रॉन, या इसकी उत्सर्जन तंत्र की आंतरिक संरचना। तो नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के रूप में नलिकाकार संरचना के रूप में नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेफ्रॉन का अग्र भाग फूला हुआ एवं गुंडीनुमा संरचना के रूप में होता है, जो मेलपीजियन बॉडी कहलाती है। इसमें देखिए आप अच्छे से कि इसका जो फूला हुआ अग्रभाग है वो मेलपीजियन बॉडी कहलाती है। मेलपीजियन बॉडी में प्याले के समान संरचना के रूप में बोमन संपुट पाया जाता है। तो ये आपके प्याले समान संरचना के रूप में यहाँ पर बोमन कैप्सूल है। बोमन कैप्सूल के अग्रभाग में केशिकाओं के गुच्छे के रूप में ग्लोमेरुलस स्थित होता है। तो बोमन कैप्सूल के अग्रभाग में ये देखिए यहाँ पर केशिकाओं का जो गुच्छा दिख रहा है, ये क्या कहलाता है? ग्लोमेरुलस कहलाता है। ग्लोमेरुलस एवं बोमन कैप्सूल के मिलने के स्थान पर विशेष प्रकार की छिद्रयुक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन विशेष प्रकार की छिद्रयुक्त कोशिकाओं को पोडोसाइट या फुट सेल्स कहते हैं। ग्लोमेरुलस में अधिक व्यास की धमनी एफरेंट आर्टरी प्रवेश करती है एवं कम व्यास की धमनी इफरेंट आर्टरी बाहर निकलती है। एफरेंट आर्टरी द्वारा अशुद्ध एवं अनॉक्सीजनित रुधिर ग्लोमेरुलस में अधिक मात्रा में प्रवेश करता है, लेकिन इफरेंट आर्टरी द्वारा कम रक्त वापस बाहर निकलता है। तो ये अधिक रक्त प्रवेश करता है और कम निकलता है। इस कारण से यहाँ पर विशेष प्रकार का दाब उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से ग्लोमेरुलस में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर उत्पन्न होता है और ग्लोमेरुलस में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो 70 mmHg होता है। इसके विपरीत यहाँ पर 20 mmHg का ग्लोमेरुलर वाल प्रेशर एवं 30 mmHg का
ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कार्य करता है, जिससे नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर 20 mmHg उत्पन्न होता है। तो यहाँ देखिए आप, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है 70 mmHg और इसके विपरीत ग्लोमेरुलर वाल प्रेशर 20 mmHg और तीसरा ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर 30 mmHg। तो ग्लोमेरुलर वाल प्रेशर प्लस ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, इन दोनों को जोड़ के हाइड्रोस्टेटिक जो प्रेशर है उसमें से हम कम कर देंगे। तो 70 - 50 करेंगे तो यहाँ पर नेट जो फिल्ट्रेशन प्रेशर आएगा वो आएगा 20 mmHg। ठीक है। ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो प्रोटीन और कोलॉइडल पदार्थों के कारण से उत्पन्न यहाँ पर होता है। इसके द्वारा रक्त में उपस्थित अधिकांश पार्टिकल पोडोसाइट से छनकर बोमन कैप्सूल में आ जाते हैं। इस दाब के द्वारा जो होंगे वो अधिकांश पार्टिकल जो होंगे यहाँ पर छनकर बोमन कैप्सूल में आ जाएंगे। ये छनने की जो क्रिया है वो अतिरिक्त दाब के द्वारा होती है, अतः इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। बोमन कैप्सूल के पीछे इसकी छोटी गर्दन एवं पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल पाई जाती है, जिसके आंतरिक सतह पर माइक्रोविलाई एवं चारों ओर वासा रेक्टा नामक नलिकीय जाल पाए जाते हैं। अतः यहाँ पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से देहली आवर्ती के आधार पर पुनः अवशोषण की क्रिया संपन्न होती है। देहली आवर्ती जो है इसमें 3 प्रकार के देहली आवर्ती पाई जाती है, उच्च देहली वाले पदार्थ, निम्न देहली आवर्ती वाले पदार्थ और अदेहली आवर्ती के पदार्थ। यहाँ पर इसमें सारणी में आप अच्छे से देख सकते हैं इसको। देखिए, उच्च देहली आवर्ती वाले जो पदार्थ होते हैं उनका पूर्ण अवशोषण शरीर के द्वारा किया जाता है, जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, कीटोन बॉडीज़ और विटामिन सी। तो वे पदार्थ जिनका पूर्ण रूप से हमारे शरीर में अवशोषण हो जाता है, इन पदार्थों को उच्च देहली आवर्ती वाले पदार्थ कहते हैं, जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, कीटोन बॉडीज़, विटामिन सी। दूसरा जो है निम्न देहली आवर्ती वाले पदार्थ, इनका कम अवशोषण होता है, जैसे साल्ट, वाटर, मिनरल्स। अदेहली वाले आवर्ती वाले पदार्थ, तो इनका अवशोषण हमारे शरीर के द्वारा नहीं होता, तो इनको शरीर से बाहर सीधे निष्कासित किया जाता है, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन, सल्फेट इत्यादि। पीसीटी आगे की ओर यू आकार की नलिका के रूप में खुलती है, जिसे हेनले का लूप कहते हैं। इसमें अवरोही और आरोही 2 भुजाएं पाई जाती है। अवरोही भुजा में एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वासोप्रेसिन है इसका दूसरा नाम। तो अवरोही भुजा में एडीएच के निर्देशन में जल का अवशोषण किया जाता है। अल्कोहल अथवा ड्रग्स लेने से एंटी डायूरेटिक हार्मोन का संदमन हो जाता है, जिससे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से जल अवशोषण नहीं हो पाता, अतः यूरिन का निष्कासन यहाँ पर बढ़ जाता है। आरोही भुजा में एल्डोस्टेरोन के निर्देशन में लवणों का अवशोषण किया जाता है। तो एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, विभिन्न प्रकार के लवणों का अवशोषण करेगा। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो जल का अवशोषण करेगा। हेनले के लूप के आगे की ओर पीसीटी, हेनले के लूप के आगे की ओर जो है वो डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल पाई जाती है, जिसकी आंतरिक सतह पर सीलिया पाए जाते हैं। इसके चारों ओर स्थित कैपिलरी नेफ्रॉन जो यहाँ पर जो डीसीटी है इसके अंदर आंतरिक सतह पर क्या पाए जाते हैं, सीलिया, और जो इसकी आंतरिक सतह है उसके ऊपर कैपिलरी नेटवर्क भी पाया जाता है, यानी छोटी छोटी केशिकाओं का जाल पाया जाता है। इनके द्वारा इफरेंट आर्टरी में शेष रहे अनावश्यक व हानिकारक पदार्थ सीक्रेशन द्वारा डीसीटी में डाले जाते हैं। अनुप्रस्थ नलिका या ट्रांसवर्स डक्ट तक सांद्र यूरिन का निर्माण हो जाता है, जिसे संग्रह नलिका में या कलेक्टिंग डक्ट के अंदर डाला जाता है। संग्रह नलिका में सक्रिय अवशोषण द्वारा कुछ यूरिया उत्तकों में डाल दिया जाता है, जिससे यूरिन व उत्तक की द्रव्य की सांद्रता समाप्त होने से आइसोटोनिक यूरिन का निर्माण हो जाता है। यह यूरिन संग्रह नलिका से बेलिनी की नलिका, माइनर कैलिसियस, मेजर कैलिसियस से होता हुआ पेल्विस में डाल दिया जाता है, जहाँ से यूरेटर द्वारा यूरिनरी ब्लैडर में इसे डाला जाता है।
एवं यहाँ से मिक्चुरेशन की क्रिया के द्वारा इसे शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। इस प्रकार से यह उत्सर्जन की क्रिया जो है शरीर के अंदर होती है। अब हम उत्सर्जन से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो उत्सर्जन से संबंधित असामान्यताएं